नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल न्यूज देख रहे हैं आप। सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात के गांधीनगर। पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने ये करवाया था, दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया। उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी। दोस्तों, एक टीचर जब आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो कैसे करता है, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता था। हमें गिनती के बारे में पता चला, हमें दालों के बारे में पता चला, हमें रंगों के बारे में पता चला। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ हमारी पढ़ाई कराते थे। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबको निभानी ही है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है, वो हमारे गांव, देहात और छोटे शहरों को शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है। ये प्रावधान है मातृभाषा में पढ़ाई का। हमारे देश में अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तक ही सीमित रही थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्राथमिकता मिलने लगी। माता पिता भी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। इसका नुकसान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है, मुझे मालूम नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप सोचेंगे इस विषय पर, इस सरकार की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। क्या हुआ? जब ये अंग्रेजी चलने लगा तो गांव, देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों शिक्षकों को जो कि मातृभाषा में पढ़कर निकल रहे थे, वो कितने ही अच्छे शिक्षक हो, लेकिन उनको अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब उनके लिए नौकरी का खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल चल गया। आपकी नौकरी और आप जैसे साथियों की भविष्य में भी नौकरी निश्चित करने के लिए हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जो मेरे शिक्षक के जीवन को बचाने वाला है। दशकों से हमारे देश में यही चलता रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा। नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगी। साथियों, शिक्षकों से जुड़ी चुनौतियों के बीच आज हमें समाज में ऐसा माहौल बनाने की भी जरूरत है जिसमें लोग शिक्षक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, एमबीए करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को जानने की बातें करते हैं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कोई आकर कहे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सवाल उठना बहुत आवश्यक है कि हम नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन क्या हम मन से भी शिक्षक है क्या? हम जीवन भर शिक्षक है क्या? क्या सोते जागते उठते बैठते हमारे मन में ये भावना है कि मुझे
देश के आने वाले भविष्य को गढ़ना है, बच्चों को हर रोज कुछ नया सिखाना है। मैं मानता हूं समाज को बनाने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां देखकर मुझे तकलीफ भी होती है। मैं आप बताऊंगा, आप भी मेरी तकलीफ समझ पाएंगे। मैं कभी कभी, क्योंकि मेरे मन में, जैसे अभी रूपाला जी ने वर्णन किया ना, मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी दो इच्छाएं थी, व्यक्तिगत दो इच्छाएं। एक, बचपन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे, उनको मैं सीएम के घर बुलाऊं, क्योंकि मैं एक परिव्राजक था, मेरा नाता सबसे टूट चुका था, 3 दशक बीच में बीत गए थे, तो मेरा मन कर गया कि उन पुराने दोस्तों को याद करूं। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी टीचर्स को मैं अपने घर बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को बुलाया, एक टीचर की उम्र 93 थी। और आपको साथियों गर्व होगा, मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, आज भी मेरे जितने टीचर जीवित हैं, मैं उनके साथ जीवन संपर्क में हूं, आज भी। लेकिन आजकल मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं कहीं कोई शादी का निमंत्रण देने आता है या किसी शादी ब्याह में जाता हूं, तो मैं उनको पूछता हूं, वो कितना ही बड़ा आदमी होगा, मैं उसको पूछता हूं, अच्छा भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, क्या तुमने अपने किसी टीचर को शादी में निमंत्रण दिया है क्या? 100 में से 90% कोई मुझे कहता नहीं कि मैंने टीचर को बुलाया है। और जब मैं सवाल पूछता हूं, लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी बनाने की जिसने शुरुआत की और तुम जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव की ओर जा रहे हो, और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया? ये समाज की एक सच्चाई है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। और इस सच्चाई का एक और पहलू है, जैसे मैं ऐसे लोगों को पूछता हूं विद्यार्थी के बारे में, तो मैं टीचर को भी पूछता हूं। मैं बहुत से शिक्षकों के कार्यक्रम में जाना पसंद करता रहा हूं, बहुत सालों से जाता रहता हूं, तो मैं उनको जरूर मिलता हूं, तो पूछता हूं। मैं छोटे छोटे स्कूल के कार्यक्रम में भी जाता हूं और उनके टीचर्स रूम में बैठ करके उनसे पूछता हूं। मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ भाई, आप 20 साल से टीचर हो, कोई 25 साल से टीचर हो, कोई 12 साल से टीचर हो, आप मुझे 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए, अपने जीवन काल के 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए जो आज जीवन में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है कि आपको गर्व हो रहा है कि वो आपका विद्यार्थी था और उसका जीवन सफल हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से कहना है, बहुत सारे टीचर मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा, हर दिन आया, बच्चे मेरे साथ रहते थे, लेकिन कौन 10 विद्यार्थी अपनी जिंदगी में बना पाए और उसको मुझे याद है कि नहीं, उसको मुझे कुछ समझ रहा है कि नहीं, तो 0 रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। यानी डिस्कनेक्ट दोनों तरफ से है। ये विद्यार्थी और टीचर दोनों ही तरफ हो रहा है। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि सब बिखर ही गया है। हमारे खेल के मैदान में आपको स्थितियां बिल्कुल अलग मिलती हैं। हम देखते हैं कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरु, अपने कोच को प्रणाम करता है। वो ओलंपिक जीत करके आया होगा, बचपन में जिसने खेल सिखाया होगा उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा, फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है उस गुरु को प्रणाम करता है। गुरु के सम्मान की भावना जीवन पर्यंत उसके मन में रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु या कोच उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से फोकस करता है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ करके उसको तैयार करता है, उस पर मेहनत करता है। खेल के मैदान से अलग शिक्षकों की सामान्य दुनिया में
हम ऐसा कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थी उन्हें जीवन भर याद कर रहा है, उनके संपर्क में है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। साथियों, समय के साथ विद्यार्थियों और स्कूलों के बीच भी डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कूल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फॉर्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी। ये जानकारी नहीं होती है भाई। स्कूल और स्टूडेंट के बीच डिस्कनेक्ट तो दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाठ से मनाएं, पूरा गांव मिलकर के मनाए। और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़ करके गए सब पुराने लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इकट्ठा कीजिए। आप देखिए एक पूरा माहौल बदल जाएगा, अपनत्व की एक नई शुरुआत हो जाएगी। इससे कनेक्ट बनेगा, समाज जुड़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि हमारे जो पढ़ाई हुए बच्चे हैं वो आज कहां कहां पहुंचे हैं। आप गर्व की अनुभूति करेंगे। और मैं ये भी देखता हूं कि स्कूलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं, कितनी ऊंचाई पर है। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विसेज में आ गया है, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ा है वही स्कूल वाले जानते नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रण आएगा तो वो कुछ भी करके खुशी खुशी उस स्कूल जरूर जाएगा। इसलिए हर स्कूल को अपने स्कूल का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। साथियों, एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी है, हाइजीन का भी है। ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में से सब ठीक रहना है, तो पोषण को लेकर चुनौतियां आती रहेगी। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्तों। बजट तो सरकार देती है, लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर